बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको 24/9 में एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, मैं हूं अबूजर मौसम। गुड मॉर्निंग टू सीमल आपको और बहुत से लोगों को जो हमें देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें, जो कि आपने भी कहा कि एक बार फिर खुशामदीद, बहुत दिनों बाद हम आज इसी प्लेटफॉर्म से 24/9 के आज आपके सामने हैं और उसी तरह इंशाअल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू बढ़ती रहेगी आगे। लेकिन काफ़ी बोझल दिन गुजरे गुज़िश्ता चंद दिन। ईद से पहले जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, सबसे पहले कोरोना के केसेस एंड देन जो तैयारा हादसा केस था, इंतहाई अफसोसनाक था, जिससे ईद और उसके बाद अब तक जो है वो बहुत बोझल दिल है, बहुत बोझल दिल है। बहुत फीकी ईद गुजरी और एक ऐसा अफसोसनाक हादसा जो कभी किसी ने नहीं सोचा था, जिसमें 97 लोग लुक़मा अजल बन गए और हमारे सबके बहुत प्यारे सहाफ़ी बरादरी कितना प्यार करती है उनसे, वो अब आकर और ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा था जब ये खबर आई कि अंसार नकवी साहब शहीद हो गए उस तैयारे हादसे में। और क्या गुजर रहा था हम सब के ऊपर, ये इमेजिन नहीं किया जा सकता। ईद बहुत सादगी से गुजारी और फिर जो उससे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस था वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन का था, जिसमें काफ़ी टाइम लगा और फिर हफ्ते के रोज़ उन्हें सुपुर्द खाक भी कर दिया। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उनसे जो मोहब्बत का बेमिसाल इजहार किया गया है पूरे पाकिस्तान की जानिब से और इसके साथ साथ सहाफ़ी बरादरी की जानिब से, हर एक आंख अशबार है और हम भी बहुत दुखी हैं, हमारे दिन भी बहुत दुखी गुजर रहे हैं अभी भी। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया 97 अफराद शहीद हुए, उसके साथ जिस तरह से फैमिलीज उससे अफेक्ट हुई हैं, फिर अभी तक DNA प्रोसेस चल रहा है, अभी भी तमाम डेड बॉडीज़ जो हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, अभी भी अमवात जो हैं जो हुई थी जिनकी, उनके अभी जनाजे नहीं पड़े गए। तो हम दुआ करते हैं जल्द से जल्द ये मामला भी जो है निमटे और लोगों को इससे भी सुकून आए थोड़ा। और अल्लाह ताला जाने वालों के दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम दे। इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ा इशू जो अब सर ज्यादा उठाने लगा है, जो तशवीश थी वो नजर आना शुरू हो गई है, और वो ये है कि जो हमने देखा ईदों पर रश जिस तरह से लगा रहा बाजारों में, लॉकडाउन खोलो, उसके बाद जो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ वो केसेस इंक्रीज होना शुरू हुए। तो प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और भी बहुत कुछ है। सबसे पहले टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, अंसार नकवी शहीद के जसद खाकी को कौमी परचम में लपेटकर लहद में उतारा गया। शहीद अंसार नकवी यादें छोड़ गए। चीनी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर जिम्मेदार मंजर से गायब। हुकूमत और अपोजिशन में ठन चुकी, सब्सिडी किसने दी, एक्सपोर्ट क्यों की। कोरोना ने शिकंजा मजीद कस लिया। एक दिन में मजीद 88 अमवात, मजमूई तादाद 1540 हो गई। एक ही रोज में 3039 केसेस रिकॉर्ड। हुकूमत आवाम से फिर हाथ कर गई। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का पूरा रिलीफ आवाम को न मिल सका। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 6 पैसे कमी कर दी गई। लॉकडाउन में मजीद नरमी होगी या सख्ती, फैसला आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में होगा। गुलकार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इब्रारुल हक भी कोरोना में मुब्तला, रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को आइसोलेट कर लिया। टिड्डी दल की तबाहकारियां जारी, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। परेशान किसान अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। और अदाकार शहरों सब्जबारी फिर से रिश्ता में मुंसलिक। मॉडल और अदाकारा सदफ कमल से उन्होंने निकाह कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तैयारा हादसा केस की, अब जिसकी तहकीकात तो जारी है और फ्रांसीसी टीम भी
यहाँ पर आई, उन्होंने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली, तमाम जो शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की वो भी उन्होंने उसमें ऑब्वियसली क्लियरेंस कर दी। लेकिन इस हादसे में जो नुकसान हो गया, जिन फैमिलीज़ का नुकसान हो गया, अगर हम सब अपनी अपनी जगह पर सोचें उसका कोई अजाला नहीं कर सकता। सही बात है, बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा कि हम अगर अपनी जगह पर सोचें तो कोई इसका अजाला नहीं कर सकता और इंतहाई अफसोसनाक हादसा था। सिमल, जिस तरह से आपने जिक्र किया, पहले तो तैयारा हादसा का बहुत दिल खराश वाक़या था और सबसे अजीब और दिल खराश बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी तैयारे हादसे हुए हैं आज तक उनकी रिपोर्ट जो है वो शाया नहीं हो सकी, वजूहात सामने नहीं आ सकी, जिसकी वजह से दिल और बोझल हो जाता है कि जो जाने वाला था चला गया, शायद जिम्मेदार कभी भी सामने नहीं आएंगे। इसके साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया है अंसार साहब का, तो दिल मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारे प्रोग्राम के हेड, प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के हेड, और हमारा तो मुसलसल उनसे रब्ता रहता था। मुझे याद है इस हादसे से 2 रोज़ पहले उन्होंने मुझे कहा, मैं उनसे शिकायत करने गई असल में, और मैंने उन्हें बोला, अबू सर आप भी वहीं पर मौजूद थे, और मैंने उन्हें बोला कि पूरा रमज़ान हो गया है, मैंने छुट्टी नहीं की है, प्लीज़ मुझे छुट्टी दे दें। तो उन्होंने बड़े प्यार से, जिस तरह वो बात करते थे, बड़े धीमे लहजे में मुझे कहा कि रोज़ घर जाती हो ना, अपने घर वालों से मिलती हो, मुझे देखो मैं 3-4 माह से घर नहीं गया। और फिर उनकी ये आवाज़, ये अल्फाज कान में गूंजते रहे कि जब वो घर गए तो फिर वो जन्नत में घर में चले गए। सही बात है, जिस तरह से आपने जिक्र किया इसे 3 से 4 महीने से वो घर नहीं गए थे, कोरोना की वजह से फ़्लाइट्स नहीं मिल रही थी और फिर लॉकडाउन था, तो अक्सर उनके साथ क्योंकि बड़ा तवील गुफ्तगू होती थी हमारे प्रोग्राम के बारे, हमारे पूरे 24 न्यूज़ और 44 इसके साथ साथ हमारे प्रोग्रामिंग हेड थे तमाम डिपार्टमेंट्स के, तो ऑब्वियसली ही वॉज एट दैट पोजीशन जिसमें सब उनके पास जाते थे, उनसे बात करते थे, अपने मसाइल से आगाह करते थे, इसके साथ डिस्कशन फॉर्मेट्स, पूरा हमारा जो प्रोग्राम है तरतीब देना, उसके सवाल सारा तमाम एक एक चीज़ हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर या एक दिन छोड़कर मुलाकात होनी, उनसे फीडबैक लेने, और ऐसे लगता था जैसे एक वो बॉस या एक हेड की पोजीशन पे नहीं है, हमारे कोई बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं जो इसके अलावा भी बड़ी बातें हमें सिखाते थे, बड़ी बातें ज़िंदगी की बताते थे। सिमल, हमें ऐसे लगा कि शायद आपके ऊपर ऑफिसर तो कोई आ जाएंगे, ऊपर बॉस तो कोई आ जाएंगे, लेकिन शायद अंसार जैसा कोई भी हमारे साथ नहीं आ सकता। और यकीन नहीं आ रहा था जब सर्वाइवर्स का सुना तो ऐसा लगा कि शायद हमारी दुआ उनको बचा लेगी, कोई मौजज़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर वो इस दुनिया से चले गए। सैटरडे को जब बॉडी आइडेंटिफिकेशन हुई, उनको सुपुर्द खाक किया गया, तो बस एक ही दुआ निकल रही थी कि उनके फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे और इसके साथ साथ उनको जन्नत में आला मकाम दे। सहाफ़ती खिदमात पर जब नज़र डालते हैं तो एक ह्यूज बैकग्राउंड है, उनसे सीखने को इतना कुछ मिला कि बयान नहीं किया जा सकता। हर दफ़ा जब भी कोई बात होनी, कोई ना कोई नया रेफरेंस, कोई ना कोई नई चीज़ अपने माजी से जोड़कर वो ऐसे समझाते कि समझ आ जाती। 90s में जब उन्होंने हैदराबाद से अपने करियर का आगाज़ किया और तब से लेकर अब तक इतनी कहानियाँ, इतने वाक़यात, इतने किस्से, इतने एक्सपीरियंसेस जुड़े उनके साथ जो वो हमारे साथ शेयर करते थे। और नो डाउट कि ही वाज वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं, कोई ऐसा वाक़या नहीं जिसमें उन्होंने लिखा ना हो, उन्होंने तज़िया ना दिया हो, उन्होंने बात ना की हो, प्रोग्राम हेड ना किया हो। मतलब एज अ मेंटर वो आई थिंक आधी से ज़्यादा सहाफ़ती बरादरी के साथ जुड़े थे। और इसके साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मेंटर थे, 30 साल ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ सहाफ़त को दे दी, और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पूरा पाकिस्तान में उनके लोग जानने वाले थे क्योंकि सहाफ़ी थे, बहुत सारे लोग अभी भी उनको बहुत इज़्ज़त करते हैं और हमेशा इंशाल्लाह उनकी इज़्ज़त हमेशा हमारे दिलों में कायम दायम रहेगी। इसके साथ अगर बात की जाए ना उनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की, तो मैंने उनको देखा, हमेशा फॉलो किया सिमल, जब भी उनके ऑफिस में जाना तो वो अपनी जो रूटीन बताते थे ना, इंतहाई नफीस इंसान, इंतहाई जिसे कहते हैं ना कि एक ऑर्गेनाइज्ड और उनका डिसिप्लिन, और फिर उनकी जो पसंद नापसंद थी, फिर एक्सरसाइज, जो डाइट थी, एक एक चीज़ पे आप अगर बात करें अंसार साहब की, तो मेरे ख्याल में दैट वाज आइडियल। और अकेले रहते थे लाहौर में, और क्योंकि कराची में उनकी फैमिली थी, तो मैंने उनसे पूछना कि अंसार साहब आप अपनी मतलब टाइम कैसे गुजारते हैं? वो कहते हैं मेरे ये 24 न्यूज़ सिटी 42 मेरा घर है, यहीं पर टाइम गुजारता हूँ, यहीं पर रहता हूँ। इसके अलावा लेकिन जब घर जाते थे, लाहौर में एक जगह पर उनका घर था, तो उधर की उनकी रूटीन ये थी कि उनके जो थोड़े नेबर्स थे, कुछ उनमें एंकर्स भी हैं, कुछ सहाफ़ी भी हैं, वो अक्सर उनके पास शाम को आते, उनके साथ वॉक करते, फिर वो इकट्ठे खाना खाते, फिर वीकेंड्स पे अंसार साहब कहते कि मैं मॉल में जाकर कॉफ़ी पीता, कुछ शॉपिंग करता। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतनी खूबसूरत एक डिसिप्लिन्ड नफीस ज़िंदगी
अल्लाह ताला उनको और अब सिर्फ यादें छोड़ गए। आला मकाम दे, शहीद हैं वो, आमीन, हमारे आमीन। दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने अंसार नकवी साहब के साथ काम भी किया है, अच्छे कॉलीग भी रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कभी सोचा नहीं था कि आपको इस इशू पर, इस टॉपिक के ऊपर बात करना पड़ेगी। दिल दुखी है, यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अंसार नकवी साहब हमें छोड़ गए, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि अंसार नकवी बुनियादी तौर पे एक मुकम्मल सहाफ़ी थे और मेरा भी हैदराबाद से ताल्लुक़ है, वो भी हैदराबाद से ही उनका ताल्लुक़ था। मुझसे खासे जूनियर थे वो प्रोफेशन में, लेकिन ये कि उन्होंने जिस तरीके से न्यूज़ अखबार से अपने करियर का आगाज़ किया, उससे पहले भी वो मुख्तलिफ अखबारात में छोटा मोटा काम करते रहते थे, लेकिन उनके असल करियर का आगाज़ जो है वो न्यूज़ से हुआ। और ये वो दिन, ये वो ज़माना था जब हैदराबाद और कराची और सिंध के शहरी इलाकों में सूरत हाल बहुत ख़राब थी। वहाँ लिसानी फसादात हवाले से ख़ासतौर पर हैदराबाद में सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन रहती थी। तो ऐसे में जो अंसार नकवी हों या दूसरे वहाँ के जो सहाफ़ी थे, वो बड़े मुश्किल हालात में काम करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि चाहे वो पक्का किला का ऑपरेशन हो या टंडो बहावल वाक़या हो, आप में से बहुत से लोगों को शायद टंडो बहावल वाक़े का उसका इल्म नहीं, लेकिन टंडो बहावल जब फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ था सिंध के अंदर, सिंध के शहरी इलाकों में, तो टंडो बहावल में जब वाक़या हुआ था तो उसमें पहले ये दावा किया गया था कि जी 9 जो है जिहादियों, 9 दहशतगर्दों को ऑपरेशन में हलाक किया गया। तो अंसार नकवी और कुछ दूसरे सहाफ़ियों ने ये खबर ब्रेक की कि वो सहाफ़ी, वो डाकू या दहशतगर्द नहीं थे, बल्कि एक मासूम विलेजर थे जिनको उस वक्त मेजर अरशद साहब थे जिन्होंने उसका जिम्मेदार करार दिया गया था। उसके बाद उन मेजर अरशद का मिलिट्री कोर्ट में जो है ट्रायल हुआ और उनको सज़ाए मौत हुई। तो इस तरह की खबरें वो ब्रेक किया करते थे, उस पर काम किया करते थे। तो एज ए रिपोर्टर जो है वो अंसार नकवी हर वक्त फील्ड में हमें नजर आए। तो जब वो कराची आ गए तो कराची में ज़ाहिर है मेरा दूसरे अखबार से ताल्लुक था, अंसार न्यूज़ में काम करते थे, लेकिन फील्ड में हम सब एक साथ ही जाया करते थे। 90 की दिहाई ने बहुत अच्छे अच्छे सहाफ़ियों को दिया, जिनमें ओवैस तौहीद साहब, आमिर ज़िया, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने अपने जर्नलिस्टिक कैरियर का आगाज़ 90 की दिहाई में किया था। तो अंसार नकवी भी उन्हीं में से एक थे और उनमें से उन्होंने मदर साहब, आपने यकीनन बड़े खूबसूरत अल्फाज उनके लिए याद किए हैं और हम उनको तो हमेशा याद करते रहेंगे। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। जाहिद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। जिसके लिए वक्त आपसे मांगा गया वो थे अंसार साहब शहीद की बात करने के लिए। हमारे पास भी अल्फाज नहीं है, लेकिन हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि अब वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, वो शहीद हैं। क्या कहेंगे उनके लिए आप, चंद अल्फाज जो अदा करना चाहें? मज़हर अब्बास साहब ने जिस तरह उन्हें उनकी साहबी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया और जिस तरह उनकी साहबी खिदमत हमारे सामने रखी है, उसमें मजीद अजाफे की गुंजाइश तो नहीं, लेकिन बतौर एक सहाफ़ी के और एक कुलीग के हमने उनके साथ काम किया उस वक्त जब वो हैदराबाद से कराची मुंतकिल हुए और जियो न्यूज़ की इब्तदाई ट्रेनिंग शुरू हुई। हमने साथ जियो न्यूज़ में ट्रेनिंग की, साथ सब कुछ सीखा। टीवी हम सब जो है प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए और हमने इस काम को सीखा। एक साथ सुबह से शाम तक, रात तक साथ रहते थे, खाना साथ खाते थे और फिर जब जियो न्यूज़ का आगाज हुआ तो हम दोनों साथ ही साथ रहते थे। और हमारी जोड़ी एक ऐसी जोड़ी थी कि अगर अंसार साहब ने कह दिया राज साहब ये खबर मुझे दिल को नहीं लगती, तो मैंने कहा ठीक, और अगर मैंने ये कह दिया कि ये खबर हमें नहीं भाती या इस खबर पर मजीद काम करने की जरूरत है या इसकी फुटेज की एडिटिंग सही नहीं हुई है, इसके अंदर एक तसलसल नहीं है, तो फिर अंसार साहब भी उससे मुत्तफिक होते थे। जब हम जिस चीज पे दोनों मुत्तफिक हो जाते थे, फिर कराची से दुबई, उस जमाने में दुबई से क्योंकि नसीहत होती थी, हम दुबई गए जा करते, बिल्कुल वो हमारे दरमियान आज मौजूद नहीं है, लेकिन जाने वाले की यादें और बातें हमारे दरमियान हमेशा जिंदा रहेंगी और ये गुफ्तगू होती रहेगी। वो एक मंझे हुए सहाफ़ी थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवैस तौहीद ने उनके बारे में लिखा कि खबर के मुसाफिर,
वाकई बिल्कुल सही लिखा वो खबर के मुसाफिर थे और फिर आखिरी सफर भी उनका ये खबर में खत्म हो गया। हम सब आज अखबार हैं और जब ये खबर मुझे मिली कि एक जहाज जो लाहौर से आ रहा था कराची, तो वो जो है जहाज जो है गिर गया है। और जैसे ही मुझे मिली तो मैं एयरपोर्ट के करीब ही रहता हूँ, मेरे दफ्तर से फोन आया मुझे कि जाहिद साहब ये खबर है। मैंने कहा बिल्कुल ब्रेक कर दे, मुझे धुआं नजर आ रहा है। और फिर मैं उस जगह पहुंच गया। मुझे नहीं मालूम था कि अंसार इस फ्लाइट पे है, लेकिन मुझे मैसेज आया कि अंसार साहब इस फ्लाइट पे है, क्योंकि उनकी आमद से कुछ दिन पहले जब ये कोरोना का दौर नहीं शुरू हुआ था कराची और पाकिस्तान में, तो अंसार साहब का फोन आया कि जाहिद साहब बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, तो या तो आप मेरे घर आ जाएंगे या मैं आपके घर आ जाऊँ, गुफ्तगू होगी। तो अंसार से मैंने कहा बिल्कुल मैं अभी तय करके आपको बताता हूँ कि क्या करना है। इतने में फिर कोरोना, सामाजिक फासले की पाबंदी, फिर उन्होंने कहा मैं लाहौर जा रहा हूँ, फिर जिंदा रहे तो मुलाकात होगी। और मैं उनसे ये कहा करता था कि आपका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, आप नौजवान हैं हमारे लिए, आप बहुत ज्यादा मुतहरिक है, आपको बहुत लंबा सफर तय करना है सहाफत में। तो वो हंसते और एक खास उनकी मुस्कुराहट चेहरे पे होती थी। वो मर्दे बहरान थे, कभी घबराते नहीं थे किसी चीज से। हमने कराची में, जैसे अभी मजहर अब्बास साहब बता रहे थे कि सिंध में एक दौर ऐसा गुजरा है जिसमें बहुत फसादात हुए और हर किस्म के फसादात हुए, उसमें हम पर काम का बहुत दबाव होता था, प्रेशर ग्रुप के दबाव होते थे। लेकिन अंसार साहब हमारे साथ खड़े रहते थे, हमारे दारी के और बहुत से सरदार हमारे साथ खड़े होते थे। लेकिन एक सहाफत में जो पुलिस का एक आपके साथ बंधन होता है, रिश्ता होता है, वो बड़ा गहरा होता है और हम सब एक दूसरे के साथ चलते थे और थ्रेट का मुकाबला करते थे। हमारे बारे में बहुत सारी बदगुमानियां फैलाई जाती थी, कभी अंसार साहब दोस्त करते थे, कभी हम उनके बारे में जो बदगुमानियां होती थी दोस्त करते थे, साथ चलते रहते। बिल्कुल बिल्कुल जाहिद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जितने साल उन्होंने जियो के साथ काम किया, उनकी जो यादें उस इदारे के साथ जुड़ी रही, फिर मुख्तलिफ जगहों पर द न्यूज़ के साथ वो जुड़े रहे, 24 न्यूज़ के साथ अभी रिसेंटली जो अटैच थे कई सालों से। तो हमारे लिए तो वो एक उस्ताद, एक बड़े भाई, और जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही पाया। मतलब दिल से उनके लिए ये अल्फाज निकलते हैं कि इंतहाई शरीफ, इंतहाई नफीस इंसान। मजहर अब्बास साहब आपकी तरफ में आना चाहूँगी। उनके जाने के बाद आपने देखा पूरा मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जर्नलिज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने दुख का इजहार कर रहे थे, अपनी यादें उनके साथ शेयर कर रहे थे। तो सहाफती बरादरी के लिए तो एक बड़ा खला छोड़ गए अंसार नकवी साहब। देखिए, कोई भी सहाफी होता है वो जरूर इस चीज में प्राइड फील करता है कि उसको उसकी खबरों की वजह से याद रखा जाए, बिल्कुल उसको उसके काम की वजह से याद रखा जाए। और जो अक्रॉस द बोर्ड अंसार नकवी को लोग उनको अच्छी निगाह से देखते हैं, अच्छी नजर से देखते हैं, लोग उनकी बातें जो है वो करते हैं, वो उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो एक अच्छे ईमानदार और इंटेग्रिटी वाले सहाफी थे। कोई शक नहीं। सही बात। अभी जिस तरह जाहिद साहब बात कर रहे थे, मुझे हमारे ही एक कोलीग ने जियो में ये बताया कि जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त उनकी बेटी उधर ही थी, दफ्तर में थी जी। और सुबह जो है वो बेटी बड़ी खुश थी कि आज बाबा आ रहे हैं। और फिर जब ये तैयारी की इत्तला आनी शुरू हुई तो वो थोड़ी सी परेशान हुई और वो बकौल उन साथी के कुलीग के कि उसने ये कहना शुरू कर दिया कि तैयारे में तो मेरे बाबा भी हैं। तो ये जो लम्हा था, ये बकौल हमारे कुलीग के, ये बहुत तकलीफ दे था और फिर ज़ाहिर है उसको घर भेज दिया गया। देखिए, इस वक्त अंसार नकवी हमारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि अंसार नकवी या इससे पहले इदरीस बख्तियार साहब हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी थे जिनका इंतकाल हुआ, इनको ज़रूर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाए, उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पे, उनकी खिदमत की तरफ से। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं ये जरूर चाहूंगा कि चाहे चैनल 24 ये इनिशिएटिव ले सकता है या कोई और चैनल ये इनिशिएटिव ले सकता है कि हम सहाफियों के लिए कोई अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाए, अंसार नकवी के नाम से इंस्टीट्यूट किया जा सकता है अगर चैनल 24 चाहे ये। और आप इसी अंदाज में किसी भी एक सहाफी को याद कर सकते हैं कि उसके नाम से मंसूब कोई ऐसी चीज हो ताकि हम हमेशा उनको याद करते रहें, उनकी खिदमत को याद करते रहें, उसके काम को याद करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। जाहिद हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त बात की मज़हर अब्बास साहब आपने कि कोई अवार्ड ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि उनकी सहाफ़ती खिदमात को सराहा जाए। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो मुझे वो टाइम भी याद आया जब हैदराबाद में एक प्लेन हाईजैक की न्यूज़ आई थी जिसको कवर करना था अंसार नकवी साहब ने, और दैट्स बैक इन अर्ली 2009 लेट 90s की बात है। और उसी वक्त उनके एक बेटे छोटे ही थे, उसका इंतकाल हो गया। तो जो उनके करीबी साथी हैं वो ये बताते हैं कि उस तकलीफ के बावजूद he was right there on the spot and covering that news, and I think इस तरह के जितने भी उनसे related experiences हैं उनको देखते हुए, याद करते हुए, उनको ये जो इज्जत है वो कौमी सतह पर एज एन अवार्ड जरूर देनी चाहिए। बड़ी अच्छी सजेशन थी। जाहिद हुसैन साहब, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनको याद कर रहे थे। हम भी उनको हमेशा याद करते रहेंगे, हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। वो शहीद हैं, हम यही कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा हमारे पास और कोई बात नहीं, कोई और हमारे पास जज्बात के लिए तो हम लोग बहुत भी बातें करते हैं क्योंकि हमारा दिल उनके साथ बहुत अटैच थे, लेकिन इंसान है, बेबस है, मजबूर है कि अल्लाह का हुक्म था। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हमने याद किया अंसार नकवी साहब शहीद को। इसके अलावा जो हमने आगाज़ में प्रोग्राम के जिक्र किया था, सिमल जो हुआ गुज़िश्ता चंद दिनों में, ईद से पहले रमज़ान में जो बाज़ारों में रश था, फिर उसके बाद ईद पे जिस तरह से लोगों ने ऐसे सोचा कि शायद कोरोना जो है ईद की छुट्टियों के बाद वापस नहीं आएगा, और फिर जिस तरह से कोरोना का नंबर बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, ये अलार्मिंग है। और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से नंबर्स इंक्रीज़ किए हैं, अभी वक्त है, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी आप लोग घरों में रह लेंगे तो जानें बच जाएंगी, वरना बहुत लेट हो सकता है। अब सर इट्स लाइक कि ईद की जो शॉपिंग की आपने उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है इसके रिसर्च के ऊपर कि इट टेक्स 7 to 10 days या 14 डेज जब रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, और ऐसा ही हो रहा है कि दिन ब दिन पाकिस्तान के नंबर इंक्रीज और अलार्मिंग हद तक इंक्रीज करते जा रहे हैं। कल का जो फिगर था वो टॉप फिगर था, जिसमें एक ही दिन में अमवात 24 घंटों के दौरान 88 हुई थी और केसेस की तादाद 3069 हुई थी। और आज का जो लेटेस्ट फिगर है वो अगर आपके साथ शेयर करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 60 अमवात हुई और 2964 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया है। और खुदारा प्लीज ये कहना छोड़ दें कि कोरोना नहीं है, कुछ नहीं होना। ऐसे इतनी कैंपेन्स चल रही हैं ऑन सोशल मीडिया, इतना इस पे वावेला मचाया जा रहा है। इट्स वेरी मच सीरियस। लोगों की जान जा रही है, खास तौर पर वो लोग जो वनरेबल हैं, जो अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जिनमें मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी हेल्थ वर्कर्स का, जो हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर इन पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। और फिर यही हुआ इन तमाम दिनों में जहां नंबर इंक्रीज हो रहे थे अबूजर, वहीं पर बहुत से डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स कोरोना का शिकार हुए। और बहुत से डॉक्टर्स जो हैं, यंग डॉक्टर्स, मैं देख रही थी कुछ तस्वीर, एक डॉक्टर लाहौर से जो रिसेंटली पास आउट हुए, MBBS किया उन्होंने, वो भी कोरोना से इस दुनिया से चले गए। तो इट्स वेरी मच सीरियस, लेकिन मुझे लग रहा है कि लोग अब इसको सीरियस ले। बिल्कुल, आपने जैसे कहा है कि डॉक्टर जो हैं वो अपनी जानें दे रहे हैं, लोग लेकिन अभी भी यकीन नहीं कर रहे। और लोगों को समझाना, मतलब ये पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात ये हमारी सोसाइटी में देखने में आई है कि लोग इस चीज़ को पहले सीरियस ही नहीं ले रहे हैं, फिर इस चीज़ को एक्चुअल कोरोना है क्या, फिर साजिश समझना इसको, फिर ये उस तरह से फैलेगा नहीं, ये बातें हैं, ये कोई साजिश है, ये पैसे कमाने का तरीका है, इस तरह की बातें हो रही थी। मतलब इंतहाई अफसोसनाक। उसके बाद जब आपको समझ आना शुरू हुई कि ठीक है कोरोना कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, फिर आपने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के बाद आपने जब वापस एहतजाज शुरू कर दिया कि जी अब हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं, चलो ठीक है, सेमी लॉकडाउन किया, स्मार्ट लॉकडाउन किया, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एहसास करते हुए लोगों के चलो जी कारोबार खोल दो। लेकिन आपने क्या किया, बाजारों में रश कर दिया। आप लोग ऐसे नहर पर नहा रहे हैं, फुल नहर, लाहौर की नहर देखें तो भरी हुई है। पुलिस को वहां पर डंडे मारने पड़े, लोगों को उनको मारना पड़ा कि बाहर निकलो, खुदारा एहसास करो, फैमिलीज का एहसास करो। पार्क्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, बाजारों में बाहर निकल रहे हैं, और बच्चे छोटे छोटे मैं देखता हूँ सिमल मास्क के बगैर, माएँ बाइक पर बिठाया हुआ है, चार बच्चे हैं। ख्याल नहीं किया जा रहा, ऐसे मत करें। सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं, हाथ धोना भूल गए हैं, मास्क पहनना भूल गए हैं। अगर आप, अक्सर लोग फिर ये भी कहते हैं कि आप भी तो बैठी हैं और आपने भी मास्क नहीं पहना, तो वी हैव दिस सोशल डिस्टेंस बिटवीन अस। और मास्क हमारे पास है स्टूडियो में और कोई नहीं है,
वो जो सोशल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो हमें नहीं भूलना। लेकिन क्या हुआ कि बाजारों में जिस कदर रश देखने में आया कि अगर आपने मास्क भी पहने हुए थे तो कोई फायदा नहीं था उसका। जो हालात नजर आए, इवन मुझे अफसोस हुआ ताजिर बरादरी जो मुसलसल एम्फसाइज कर रही थी कि लॉकडाउन इजी करें, हम एसओपी को फॉलो करवाएंगे, कुछ नहीं हुआ ऐसा। उनका फोकस सिर्फ ये रहा टाइम बढ़ा दे, औकाते कार बढ़ा दे, वीकेंड्स पे भी दुकानें पैसे कमाने के लिए सिर्फ उन्होंने ये प्लान किया हुआ था। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ईद पे पैसे कमाने थे, वरना और कोई वजह नहीं थी। मैं उनको गलत नहीं कहूंगी, दे हैव ऑल द राइट्स के इतने अरसे से कारोबार बंद था, खोलना था, बट वो वादे वो दावे कहाँ गए? गवर्नमेंट आवाम के ऊपर डालकर आराम से एक तरफ जाकर बैठ जाती है कि आवाम नहीं सुन रही है, आवाम नहीं फॉलो कर रही है। आपने जिक्र किया है कि आपने कहा ना कि ठीक है कारोबार अफेक्ट होती, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था ना। फिर हुआ क्या सीमन कि एसओपी आपके थे कि दुकानदार जो है वो डिस्टेंस रखेंगे, मास्क देंगे, मास्क के बगैर उसको आने नहीं देंगे। क्या हुआ कि कोई बात नहीं, शटर डाउन करके लोगों को अंदर जाने दिया। ऐसे काम भी हुए, 5 बजे का वक्त दिया, फिर वो बढ़ाया, वो भी गलत किया। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, अब गवर्नमेंट ने कल अनाउंस कर दिया है जफर मिर्जा साहब ने कि जो मास्क है वो मैंडेटरी है। अब घर से जो बाहर निकलेगा मास्क पहनना लाजिम होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई का भी सोचा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ ये भी कहते हैं उन्होंने कह दिया और हो गया। हाँ, मतलब लोग तो बात नहीं आते हैं, लोगों को तो बात वही है कि लोग नहीं ख्याल कर रहे हैं। बट एनीवेज एक और चीज जो नजर आ रही थी और वो ये थी, मैं कल रात कहीं पढ़ रही थी, पाकिस्तान इज ऑन 6th नंबर। जिस रेशो से हमारे पर डे केसेस बढ़ रहे हैं वो अब ये कहा जा रहा है कि जितने स्पेन और इटली में केसेस आ रहे हैं उससे भी ज्यादा हैं। तो खुदा ना खास्ता कुछ दिन और गुजरे और हालात मजीद खराब हो गए तो क्या हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी है? इसी के साथ अगर हम बात कर लें कुछ लोगों की, कुछ अहम लोगों की, अहम प्रोफाइल होल्डर्स की जिनको कोरोना हो रहा है, उनमें कल जो लेटेस्ट अपडेट आई उसमें इब्रारुल हक साहब ने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल पे ये अनाउंस किया कोरोना पॉजिटिव आया है और वो क्वारंटीन में है, उनके लिए दुआ की जाए। बिल्कुल अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और फिर इसके साथ साथ बहुत सी पॉलिटिकल शख्सियात हैं जिनका शहरियार अफरीदी साहब को भी हुआ। बिल्कुल, शहरियार अफरीदी साहब को भी हुआ और वो भी क्वारंटीन में है। मसला सिर्फ ये है कि इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। एसओपी बहुत सिंपल से हैं, अगर हम अबूजर उनको फॉलो कर लें। घर पे रहें तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, लेकिन लोग रहते नहीं है और बड़ा अफसोस की बात है। मतलब अब मुझे हंसी इस बात पे आ रही कि लोगों को अपनी, मेरे कल भाई से बात हो रही थी, वो डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में, कहने लगे कि इस साल लोगों को समझाओ कि सिर्फ एक गोल रखें 2020 का, और वो गोल होना चाहिए कोरोना से बच जाओ। क्योंकि अगर आप कोरोना से बच जाते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी बचेगी, आप सेहतमंद रहेंगे, आपकी फैमिली बचेगी, तो अगले साल आप कुछ कर सकेंगे। अगर आप लोग इस साल अपना ख्याल नहीं रखेंगे, घरों में नहीं रहेंगे, आउटिंग्स को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, फैमिली मीटिंग्स को, फ्रेंड्स गेट टुगेदर्स को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए ख़तरा है। आप अपना ख्याल रखें, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हम बार बार कह रहे हैं, हर दफ़ा कहेंगे, हर रोज़ कहेंगे, जब तक हम जो है इससे बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि अगर आप ये तमाम SOPs फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरी बात का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ये डिसाइड होगा कि जो लॉकडाउन अभी भी चल रहा है कुछ सेक्टर्स में, जो प्राइवेट ऑफिसेज बंद हैं, कॉर्पोरेट दफातर बंद हैं, टाइमिंग्स लिमिटेड है, कुछ बैंक की ब्रांचेस बंद हैं, मतलब इस तरह पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है जो कि समझ नहीं आता लेकिन है। सेमी लॉकडाउन तो हो गया था। हाँ, एग्जैक्टली। तो अब ये डिसाइड होगा कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ईद के बाद बड़ा सख्त लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन फिर ऐसा लगा नहीं। मुझे ऐसा लगा कि शायद गवर्नमेंट ने ये फिलर किया था, एक टीजर छोड़ा था कि शायद लोग थोड़ा सा ख्याल कर लें, डर जाएं, लेकिन लोगों ने और नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करना, निकले बाहर, घरों से बाहर निकले, टेंशन लिए बगैर निकले। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ये मैंने देखा है, स्पेन में, फ्रांस में भी लोग समझ नहीं रहे थे, उधर भी पुलिस को ये करवाना पड़ा स्ट्रिक्टली, क्योंकि ये देखा है पूरी दुनिया में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। वहां का भी छोटा सा जिक्र कर लूं अगर, तो 62,67,407 केसेस हैं और अमवात जो है अब तक 3,73,961 हो चुकी हैं, जो कि रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर है, 1 लाख से ज्यादा अमवात हैं। तो प्लीज़, जिस तरह से पूरी दुनिया ख्याल कर रही है, कोशिश कर रही है इससे निकलने के लिए, और जब तक वो वैक्सीन नहीं निकलती आप अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी बताएंगे कि गूगल ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कोरोना से रिलेटेड, जो अभी कुछ ही दिनों में अनाउंस भी कर देगी, वो सोशल डिस्टेंसिंग मैयर कैसे करनी है, ये आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से और कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो बहरहाल जो कोरोना से रिलेटेड मिथ्स थी वो सब की सब खत्म हो रही हैं। एक मिथ ये भी थी अबूजर कि गर्मियां आएंगी, मई जून स्टार्ट होगा तो कोरोना भाग जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा, ये कहीं पर भी प्रूवन नहीं था और अब ये साबित हो रहा है क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं लेकिन कोरोना अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और पाकिस्तान में नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं और ये आगे भी होगा क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में केसेस इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ एक चीज़ भी हमें देखनी चाहिए जो कि थोड़ी सी पॉजिटिव खबर है, वो ये कि रिकवरी के केसेस जो है ना वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मतलब अगर 62,67,000 पूरी दुनिया में अब तक केसेस थे, अब रिकवर्ड उनमें से 28,47,539 है। मतलब 28 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। तो देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ रे ऑफ होप। तो उम्मीद आप ये रखें कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो वो छुपाए मत, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं और लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। मतलब मैंने कुछ एक दो जानने वाले मेरे थे तो उनको थोड़ा सा खदशा मुझे लगा कि दे आर नॉट फीलिंग राइट। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा नहीं मुझे कोरोना नहीं है। मैंने कहा यार अब कोरोना अगर हो भी सकता है आपको तो आप टेस्ट करवाएं, बड़ी बात नहीं मतलब है। आप और लोग इसको छुपाए मत। बिल्कुल, और अगर आप टाइमली उसको रिपोर्ट करेंगे, अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर लेंगे तो आप भी बच जाएंगे और लोग भी बच जाएंगे। और बचने के लिए जो चीजें, जो SOP है, हाथ बार बार धोना, मास्क का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको यही बता रही थी, अब सर आपको पता है गूगल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। अभी तक वो तजुर्बाती मराहिल में है लेकिन मुझे ये इंटरेस्टिंग इसलिए लगी कि बहुत सिंपल होगा। उस एप्लीकेशन को आपने खोलना है, उसमें वो कैम की ऑप्शन होगी, कैमरा खोलना है और मैं अगर कैमरा आपकी तरफ पॉइंट आउट करूंगी तो मेरी स्क्रीन के ऊपर आपसे मेरा जितना डिस्टेंस होगा वो शो होना शुरू हो जाएगा और फिर वो मुझे एप्लीकेशन बताएगी कि आप 1-1.5 फुट और जरा फासले पर आ जाइए। सोशल मतलब 6 फीट का जो फासला है वो उसके थ्रू आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में अगर आप जिस तरह से यहाँ लाहौर, कराची और मुल्तान, गुजरांवाला की सड़कों पर निकलेंगे तो फिर वो कैमरा अगर बाहर रखें तो हर दूसरे शख्स को कहना पड़ेगा। आपको लगता है लोग फॉलो करेंगे? आपको लगता है लोगों को ये इससे कुछ फर्क पड़ेगा और वो इसके ऊपर कुछ फोकस करेंगे कि हम सोशल डिस्टेंस कर लें? बहरहाल जो मुहज़्ज़ब कौमें होती हैं या जो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली ले भी रही हैं वो तो डेफिनेटली इसको कहेंगे कि ये एक ब्लेसिंग होगी, वो चेक कर लें कि उनका सोशल डिस्टेंस कैसा है। लेकिन व्हाई नॉट अस? हम क्यों नहीं साबित कर सकते कि हम जो एक नारा लगा रहे थे कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, मुझे तो लग रहा है वो हमें हरा रहा है जिस तरह से हमारा नंबर इंक्रीज करता है। अच्छा, मुझे लगता है कि इस जो टैगलाइन थी ना, डरना नहीं लड़ना है, लड़ने से बेहतर था कि एहतियात भी आप इसके अंदर ऐड करते हैं, क्योंकि लड़ना आप लड़ नहीं सकते क्योंकि आपको एहतियात करनी है, वही आपकी लड़ाई है। आप लड़ कैसे सकते हैं? बाजारों में जाकर आपने कोरोना से तो नहीं लड़ना था जिस तरह से लोगों ने किया। एक जोक था, उन लोगों ने कहा कि कोरोना बाजारों में लाहौर और कराची की उसका खुद दम घुट गया आके, इतना रश था यहाँ पर सड़कों पे। मतलब इस कदर ज्यादती देखिए। पोटेंशियल वाले लोग तो हमारे यहाँ बैठे हैं जो मीम्स बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। इशू आता नहीं है और वो मीम्स और जोक्स जो हैं वो शुरू भी हो जाते हैं। बहरहाल कल एक और चीज़ अनाउंस हुई, मंथ शुरू हो रहा था, एवरीबody वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी होगी और वो हुई। जो पेट्रोलियम प्राइसेस अनाउंस की गई उसमें पेट्रोल फी लीटर जो है उसकी कीमत में 7 रुपये 6 पैसे कमी की गई, लेकिन पूरी फवाम को नहीं मिल सका जितना आलमी मंडी में देखा गया था। और इसके साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, कुछ दीगर कीमतों की बात भी हम कर लेते हैं क्योंकि जो कीमतें कम हुई हैं उनमें डीजल भी है, मिट्टी का तेल भी है। तो मिट्टी का तेल 11 रुपये 88 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है, लाइट डीजल 9 रुपये, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर महंगा जो सस्ता किया गया तो मतलब ओवरऑल ये जो सस्ते कीमत की गई है इसकी वजह आपको पता ही है कि जो बर्नेट ऑयल था वो सस्ता हुआ, आलमी मार्केट में बहुत नीचे चला गया, रिकॉर्ड सतह, हिस्ट्री में कम तरीन सतह पर गया, जिसके बाद थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी आया कि थोड़ा पेट्रोल सस्ता कर दिया। अभी भी काफ़ी 20% अभी भी कमाइयाँ कर रहे हैं हुकूमत वाले, लेकिन ठीक है, अगर उनको लगता है ये तरीकाकार है तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी बड़ी बात है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए, जब ऑपोजिशन में थी यही जमात जिसकी आज हुकूमत है, तहरीक इंसाफ, तो वो पूरा रिफ्लेक्शन मांगते थे और मुसलसल असेंबली में ये इशू हाईलाइट किया जाता था। तो अब जबकि आलमी मंडी में बिल्कुल एक वक्त ऐसा भी आया कि क्रैश कर गई और मुझे वो टाइम भी याद है जब अबूजर याद है हमने वो खबर भी डिस्कस की थी कि माइनस में चली गई थी प्राइसेस, रिकॉर्ड पर आ गया था, 0 से डाउन हो गया। लेकिन उसके बावजूद अगर 7 रुपए का रिलीफ देकर हुकूमत एहसान कर रही है आवाम पर तो माजरत, ये एहसान नहीं है, ये आपको करना ही था, आपको इससे ज्यादा करना था, लेकिन आपने 7 रुपए किया
ठीक है, आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, उसकी रिफ्लेक्शन चाहे थोड़ी ही सही आप आवाम को दे रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये तो करना ही था, शायद करना पड़ा, लेकिन इस सारी चीज़ में एक चीज़ पॉजिटिव ये है कि थोड़ा सा रिलीफ अगर आपको मिला है या लोगों को मिल रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टर्स और दीगर जो इससे मुंसलिक इदारे हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी इसको रिफ्लेक्ट करें। ये ऐसा ना हो कि सिर्फ हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए कम होनी चाहिए, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। और कुछ और खबर भी है, सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो चीनी कमीशन की रिपोर्ट जो मंजर-ए-आम पर आई, उस पर भी बात करेंगे। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, एक छोटी सी ब्रेक, फिर दोबारा फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा कि कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी ब्रेक के बाद, और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आजकल ज़ेर बहस है, पॉलिटिकल बात की जाए तो वो है चीनी बहरान, और उसके बाद उसकी जो स्टडी की गई, फिर उसकी कमीशन बनी, फिर रिपोर्ट सामने आई। अच्छा, रिपोर्ट सामने आने के बाद क्रेडिट हुकूमत ले रही है, लेकिन अपोजिशन जो है वो परेशान है कि भाई क्रेडिट आप ले रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का क्रेडिट? सिर्फ रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का, क्योंकि हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लेकर आए, हमने मीडिया पर वो रिपोर्ट शाया की और बाकायदा नोटिफिकेशन भी दिखाया, उसकी जितनी फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी उसके बाद भी, लेकिन जिम्मेदार कहाँ हैं? जिम्मेदार मंजर से गायब हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत आपस में ठन गई है उनकी। सब्सिडी किसने दी, एक्सपोर्ट क्यों की, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उसे देखें, आपने सब्सिडी ली, आपका नाम तो मंजर-ए-आम पर आ गया, लेकिन वो सब्सिडी दी किसने और किसकी इजाजत से दी? वो जो एक इजलास हुआ था, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या थे उस इजलास के, उस इजलास में क्या तय पाया था, किसने गो अहेड किया था, किसके सिग्नेचर हुए, जिसके बाद वो अब सब्सिडी दी गई और फिर चीनी की कीमत बढ़ती चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल तो बहुत से खड़े हुए हैं। और इसके साथ जिस तरह से आपने कहा कि ये सवाल तो बहुत से हैं कि किसने इजाज़त दी है, लेकिन बात फिर वही है कि अगर आपने ये कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इजाज़त दी थी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर इसी तरह अगर बात की जाए इस हुकूमत की, तो इस हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी है और उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, इन्होंने भी इजाज़त दी है, ये इनकी कॉन्सेंट से हुआ है क्योंकि ये मीटिंग हेड करते हैं, तो फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब सवाल हैं, लेकिन अभी तक जो बड़ी बात ये सामने आ रही है कि चलिए ठीक है जी, आपने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि कोई कमीशन बना, फिर रिपोर्ट आई, फिर सामने आई, लोगों को सब कम से कम ये समझ में आया कि यही लोग होते हैं, यही माफियाज होते हैं जो कि आवाम की जेबों से पैसे निकालते हैं और उसके बाद बाहर को निकल जाते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब नजर आ रहा है कि शायद इनको पूछ लिया जाएगा, कोई उम्मीद नजर आ रही है, शायद पूछ लिया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब तो कहते हैं जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने क्या कहा, मजीद आपको सुनवाते हैं। की रिपोर्टों को दबाया नहीं है, पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है, पहली हुकूमत है जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता, ये मेरा है ये तेरा है। जो जो उसकी जद में आया है, हकायक को सामने कौम के रखा है, जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा आपने सुना। और फिर जो एक बात अबूजर की ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में ठन गई है कि ऑपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग इसमें वाबस्ता थे उनका नाम सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि गवर्नमेंट के लोगों का नाम सामने नहीं आ रहा, लेकिन आना तो है, क्योंकि अगर रिपोर्ट आपने पूरी पढ़ी होगी तो पूरी रिपोर्ट में सब नाम है शामिल। तो जब पूरी रिपोर्ट आप पढ़ेंगे और उसके बाद जब उसके ऊपर अमल दरामद होगा तो फिर हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब नाम आएंगे। लेकिन सूबाई वजीर सिंध के जो हैं सईद गनी साहब, वो भी उन्होंने भी काफ़ी सवालात खड़े किए हैं इस रिपोर्ट पर, फिर जो एक्शन लिया जा रहा है, जो बातें की जा रही हैं, और ख़ास वो भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ऐसे लगता है कि सिर्फ एक साइड की स्टोरी सुनाई जा रही है कि जी हुकूमत यही कह रही है कि जो अपोजिशन ने ये कर दिया, अपोजिशन ने ये कर दिया। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अपोजिशन के लोग ही शामिल नहीं है, हुकूमत के लोग भी शामिल हैं। कहता है कि इमरान खान की वजह से इस मुल्क में चीनी महंगी हुई है, इमरान खान की वजह से 300 अरब रुपए पाकिस्तानी कौम की जेब से निकले हैं। और पहले इसको तो रगड़ा लगाओ, अंदर डालो। तुम तो कहते थे ना इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे अगर वो करेगा। ये कमीशन कह रहा है, तुम्हारा बनाया हुआ कमीशन कह रहा है। साथ ही साथ सईद गनी साहब ने ये मुतालिबा भी कर दिया नैब से कि ये जो 300 अरब चोरी हुए हैं, ये किसने करवाए हैं और किसने किए हैं, क्योंकि दोनों इक्वली इन्वॉल्व हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें भी देखिए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब साहब भी इस बारे में कुछ कहते हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी, वफाकी काबीना में तमाम वज़रा हैं, सरबरा वज़ीर आज़म है, और जो रिक्वेस्ट गई थी वो वज़ीर आज़म की मंजूरी के साथ गई थी। तो अगर अक्रॉस द बोर्ड इंक्वायरी हो रही है, शफाफ इंक्वायरी हो रही है, तो फिर वज़ीर आज़म कानून से बालातर तो नहीं है। इमरान खान साहब तो तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ की बात करते थे,
तो खान साहब को मदऊ करना चाहिए था, उनसे सवाल जवाब होना चाहिए था, कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। बिल्कुल शफाफ मेरिट पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, जिस तरह बैनुल अक़वामी तौर पर होती है। अगर किसी दुनिया में कहीं भी इस तरह का हादसा होता है, जो उसमें चीज़ें शामिल की जाती हैं, जो मयार है वही मयार यहाँ पे होना चाहिए। तो नासिर शाह साहब ने भी कहा और जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है वो आपने सुना है, और ये बात भी अपनी जगह पर हुकूमत की है, जिसके ऊपर जो है पॉइंट बनता है कि देखें कि 20 अरब की सब्सिडी दे दी गई शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में, और सिर्फ एक नोटिफिकेशन के ऊपर कोई लंबी चौड़ी मीटिंग भी नहीं हुई है। तो फिर इन चीज़ों के ऊपर भी सवाल होने चाहिए, और ऑब्वियसली जब वहाँ वो वाला 20 अरब डिस्कस होगा तो ये जो 3 अरब इस हुकूमत ने दिया ये भी डिस्कस होना चाहिए, और इस पर भी सवाल होने चाहिए। हर एक को जवाब देना चाहिए, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो कोई वज़ीर है, चाहे वो कोई वो बेनिफिशियरी है जो कि अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाते हैं, तो उस नारे के अंदर फिर वो गवर्नमेंट क्या, ऑपोजिशन क्या, हर कोई अक्रॉस द बोर्ड इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मौबनी खुसूसी बराए एहतसाब जो कि इस वक्त भरपूर तरीके से आगे लीड कर रहे हैं इस तमाम सिचुएशन को, शहजाद अकबर साहब इस सिचुएशन पर क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। उस 29 अरब रुपए में से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारी दौरे हुकूमत में सूबा पंजाब ने दी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, सिर्फ जो एक्सपोर्ट सरप्लस था इसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। लेकिन उससे पहले की ये तकरीबन सिर्फ 3 साल ही बनते हैं, उसमें PMLN की गवर्नमेंट ने तकरीबन 26.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सिर्फ उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। मार्च 2017 में सिर्फ 4 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाती है। और वो क्यों दी जाती है? ये तमाम एक क्रिमिनल मामला था। वो इसलिए दी जाती है सिर्फ 4 लाख की कि उस वक़्त आलमी मार्केट में कीमत, ये पैरा नंबर 196 में लिखा हुआ है, $577 पर मैट्रिक टन थी। 577 पर मैट्रिक टन का मतलब है कि उस वक़्त आपको सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं थी। आलमी मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा था शुगर का, चाहे कितना भी इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ शुगर फैक्ट्री ने, शुगर मिल्स वालों ने रखा हो, आप एक्सपोर्ट कर लें, आपको मुनाफा होगा, मिल वाला भी कमाएगा, मुल्क में भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ये होती असल में लायकी। लेकिन चूंकि ये सिर्फ तो लायक है नहीं, ये लायक आज़म थे, तो इन्होंने उस वक़्त सिर्फ 4 लाख मैट्रिक टन की बरामदगी की इजाज़त दी। तो जिस तरह से शहजाद अकबर साहब जो हैं पूरा समझा रहे थे केस, सिमल इसमें मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सी कन्फ्यूजन ये थी कि सब्सिडी देना, बहुत से इंडस्ट्रीज़ को हुकूमत देती है सब्सिडी, और ये कोई अनोखी बात नहीं है। शुगर मिल्स को मिली, आटे को मिली, और बहुत से सेक्टर, टेक्सटाइल है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, उसमें सब्सिडी मिलती है। बात सारी मसला यहाँ पे ख़राब हुआ कि जब आपने झूठ बोला, आपको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं थी, आपने सब्सिडी लेकर नंबर 1 गलत किया, नंबर 2 आपने एक्सपोर्ट करके फायदा उठाया, नंबर 3 आपने लोकल मार्केट में झूठ बोलकर मार्केट की जो अवेलेबिलिटी वो झूठ थी, तो इसलिए प्राइस ऊपर चली गई। सब्सिडी आपने ली आवाम को रिलीफ देने के नाम पर, लेकिन हुआ क्या? प्राइस हाइक हो गया। आपने एक्सपोर्ट करने के नाम पर, लेकिन प्राइस हाइक हो गया, तो सब्सिडी लेकर भी आपने चीनी महंगी दी, ये सबसे बड़ा गुनाह। और मतलब लोकल मार्केट महंगा हो गया ना। इनोसेंट सा सवाल है, गन पॉइंट के ऊपर जबरदस्ती तो सब्सिडी नहीं ली ना, किसी की इजाजत थी, किसी की आशीर्वाद हासिल थी तो सब्सिडी दी गई, वो चाहे ये 3 अरब की थी, चाहे 20 अरब की थी। इस पर हम बात करेंगे। ऑपोजिशन से ताल्लुक रखती हैं मुस्लिम लीग नून में सीनियर रहनुमा है सबा सादिक साहिबा, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं को शामिल कर लेते हैं। सबा सादिक साहिबा, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या आप समझती हैं कि जो गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि ये रिपोर्ट जो वो मंजर आम पर लेकर आए हैं और वो जो क्रेडिट ले रहे हैं उनका क्रेडिट बनता भी है, क्या एक्चुअली में कार्रवाई होगी जिम्मेदारों के खिलाफ? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ये शुगर स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट आई, पहले तो ये रिपोर्ट जो है, ये मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे जो हैं वो खुफिया मामला जो हैं वो छुपा लिए गए। बेशुमार ऐसे ख़ानदानों को जो है पसे पर्दा डाल दिया गया और उनका नाम उस फोरेंसिक रिपोर्ट में शुगर स्कैंडल में नहीं आया। इसमें अगर आप नाम लें तो मेरे ख्याल है कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट पंजाब राना सनाउल्लाह साहब ने इसके ऊपर जो है एक दफ़ा सारा जो मंजर है वो सारी आवाम के सामने रखा है, और एहतसाब करने वाले इदारों से भी हम मुस्लिम लीग वाले नहीं बल्कि पूरी आवाम डिमांड करती है कि अब ये एहतसाब का अमल किधर गया। आप देखें कि जिस तरह से ये इन्होंने कौम के, अवाम के पैसे के ऊपर डाका डाला,
जो चीनी 56 रुपीस की किलो मिल रही थी, आज 96 रुपए किलो हो गई है। इसका कौन हिसाब देगा? आप इमरान खान से सवाल आप भी करें, अवाम भी कर रही है, हम अपोजिशन की पार्टीज भी कर रही हैं कि इमरान खान साहब, आपने जो अवाम के साथ वादे किए, उनके बाद आपने जो ये शुगर माफिया को खुली छूट दी, जिसमें आप बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इसके जो हैं वो बराबर के इसमें शरीक हैं। आपके सेक्रेटरीज ने आपको कहा, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने आपको कहा कि ये नहीं हो सकता, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास ज़खायर कम है, हमारे पास काश्त कम हुई है। उसके बावजूद चीनी को जो है वो एक्सपोर्ट किया गया और गरीब आवाम को पहले आपने चक्की में पीसा, उसके बाद फिर आपने चीनी स्कैंडल के जरिए आपने जिस तरह से ये घनौना खेल खेला, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर एहतसाब करने वाले इदारे, बिलखसूस मैं दरख्वास्त करूंगी अदलिया से कि वो खुद नोटिस ले और इसके ऊपर तमाम ऐसे अफराद को बेनकाब किया जाए कि जिनके नाम अभी इस रिपोर्ट में नहीं आए। हमारी तसल्ली नहीं है अपोजिशन मेंबर्स की इस रिपोर्ट के ऊपर कि वो लोग जिनके नाम इन्होंने जो है गुम कर दिए, उनको भी सामने आना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? क्यों नहीं जो है हेलीकॉप्टर केस और बाकी मामलात को ओपन किया जाता? जाइए जाके देखिए। सही ठीक कहा कि कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं होती है, लेकिन बात यह है कि कार्रवाई तो सबके खिलाफ होनी चाहिए। आप भी कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सब्सिडी दी, सब्सिडी तो नून लीग की हुकूमत ने भी दी थी, तो फिर नून लीग ने जो सब्सिडी दी थी उसमें क्या फ़र्क है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सब्सिडी दी उसमें क्या फ़र्क है? सब्सिडी तो दोनों ने मिली, दोनों की हुकूमत में मिली मिल ओनर्स को, तो फिर फ़र्क क्या है? कार्रवाई होनी चाहिए तो फिर दोनों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए? तफसीली बात हुई कल शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें शाहिद खाकान साहब और उसने PMLN के ऊपर भी ये जो है इल्ज़ाम लगाया कि हमारे दौर में भी एक्सपोर्ट हुई। उसके ऊपर शाहिद खाकान साहब ने वाज़िया तौर पर पूरी आवाम के सामने इस बात का जवाब दिया कि आप इसकी इंक्वायरी करा लें कि किस तरह से हमने एक्सपोर्ट की और आपने किस तरह से एक्सपोर्ट की। हमने आवाम के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो बोझ नहीं डाला इजाफी। हमारे दौर की कीमतें आप निकाल लें और खुदा का वास्ता है आप अपने दौर की कीमतें निकाल लें, आपने अवाम के साथ क्या किया। तो हम तो कभी भागे नहीं एहतसाब के अमल से। हमारा कायद तो लंदन से अपनी बीमार बीवी को छोड़ के अपनी बेटी के साथ कानून के आगे खड़ा हो गया और उसने अवाम के आगे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मैं जवाब दूं, और उन्होंने आके अपने आप को कानून के आगे पेश किया। आप भी यही प्रैक्टिस दोहराए ना, तब पता चलेगा कि किसने स्कैंडल और शुगर स्कैंडल के ऊपर क्या जो है वो काम किया और किसने अपने आप को अवाम के सामने एहतसाब के लिए पेश किया। इतना हौसला इमरान खान और उस्मान बुज़दार साहब और आपके बाकी लोग लेके आइए कि ठीक है सबा सादिक साहिबा, अपने भागने वाले नहीं है एहतसाब से, तो फिर ये भी तो देखिए ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं, जो रिपोर्ट मंजर आम पर लाई गई, उनके नाम भी बीच में है और तहरीक इंसाफ यह इरादा रखती है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो फिर ऑपोजिशन इतना शोर क्यों मचा रही है? मैं समझती हूँ कि इन्होंने, जैसे मैंने पहले बात की कि जो हमारे पास रिपोर्ट आई है इन्वेस्टिगेशन की शुगर स्कैंडल की, इसमें बहुत सारे चेहरे जो हैं वो अभी बेनकाब होना बाकी हैं। आपने उन लोगों को बचा लिया है और जिन लोगों को आपने सामने मंजर आम पे लाए हैं, इसके अलावा भी बेशुमार ख़ानदान हैं जो आपके साथ हैं, आपके साथ बैठे हैं और आपके साथ इस मुल्क के पैसे को लूट रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप कसूरवार हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब, और उसके बाद आपने जिन लोगों को बेनकाब करना था आपने नहीं किया, और आपने किसी सेक्रेटरी की किसी आपने ऐसे हमदर्द जो मुखलिस था पाकिस्तान और उसकी आवाम के साथ, उसकी बात आपने नज़रअंदाज कर दी। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी ऑन द रिकॉर्ड है। आप क्यों नहीं इनको सामने लेके आते? ठीक है, आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने उन लोगों को बेनकाब नहीं किया जो खानदान अभी भी पैसा बना के और बैठे हुए हैं। आपने आके उन लोगों के नाम सामने दे दिए जिनके खिलाफ आप एहतसाब का अमल शुरू करवाना चाह रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि शुगर स्कैंडल के ऊपर बहुत सारे अभी जो है इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो आना अभी बाकी हैं, और ये सारी आवाम के सामने
लोगों को आया है कि इस वक्त इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया, रमजानुल मुबारक में किस तरह आवाम ने बिल्कुल अपना ठीक ये है, माह गुजारा। ठीक है। इन सारों सवालों के जवाब बिल्कुल आने अभी बाकी हैं, और जब कार्रवाई होगी तो तब देखें खिलाफ कितनी कार्रवाई होती है। क्या सिर्फ हुकूमत के लोग ही नहीं, या फिर अपोजिशन के लोग ही, सब तमाम शामिल होने चाहिए। सबा सादिक साहबा, ये एहतसाब तो अपनी जगह, एक और एहतसाब जो है उसका भी जो है सिलसिला शुरू है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब में इस वक्त जो है केसेस हैं, और उनको गिरफ्तार करने की बात एक दफ़ा फिर की जा रही है। लंदन कहा जा रहा है कि वो नहीं जा सकेंगे। शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि झाड़ू फिर से फिरेगा। क्या कहेंगी, अब क्या सिचुएशन देख रही हैं आप? कुछ ऐसा होने जा रहा है, आपको कुछ इतलात हैं इस तरह की? देखिए, ना हम गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना हमारी क़यादत गिरफ्तारियों से डरती है। हमारे कायद और हमारे पंजाब के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब तकरीबन 1.5 साल, सवा साल से इस वक्त हिरासत में है, और कोई मुकदमा आज तक ये लोग हमारी क़यादत पे साबित नहीं कर सके। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब भी अपने आप को उन्होंने एहतसाब के लिए पेश किया, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया, मरियम बीबी जेल रह के आई। इन्होंने किसी के साथ कोई किसी किस्म का जो है अगर एक भी जुर्म साबित होता तो अदालतों में ये बात वाजिया हो जाती। एक भी जुर्म साबित नहीं हुआ। ख्वाजा साद रफीक के ऊपर अभी ख्वाजा सलमान रफीक के और बेशुमार हमारी क़यादत शाहिद खाकान थे। ना हम सियासी गिरफ्तारियों से डरते हैं, ठीक है, ना हम यकतरफा एहतसाब से डरते हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद जाते हैं एहतसाब में, जाकर अपनी जो चीजें हैं एहतसाब कोर्ट में खुद अदालत के आगे पेश होकर वाजिया करते हैं, और ना हम डरने वाले हैं। शेख रशीद साहब की बात का जवाब देना मैं समझती हूँ कि किसी जी शऊर बंदे के बस की बात नहीं। सियासी नजूमी है, झाड़ू हुकूमत के ऊपर करने वाला है, और उन्हें एक चीज का पता होना चाहिए कि एक लाठी है जो अल्लाह ताला की है, और वो बेआवाज है। हर वक्त आप जो है आपने मियां नवाज शरीफ साहब के जो है उंगली पकड़ के सियासत में चलना सीखा, आपने सियासत सीखी, और आज आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सबसे बड़े मुलव्विस और सबसे बड़े आप मुजरिम है कौम के, भागने वाले नहीं हैं, और हमें आपका सामना किया है। सबा सादिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पर आना बहुत जरूरी है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक साहब मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी हम बात करेंगे चीनी बहरान और दीगर मामलात के ऊपर, लेकिन एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले ऐसे हमने आपसे कहा कि रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत की मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। बात हम कर रहे हैं शुगर क्राइसिस की और दीगर मसाइल की जो कि इस वक्त चल रहे हैं। ये बताएगा, ये तो कहा जा रहा है कि हुकूमत ने चीनी का जो स्कैंडल था उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई, बड़ा अच्छा किया, लेकिन अब ये सवाल दूसरा बहुत बड़ा है कि कार्रवाई कब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी थैंकफुल। और अभी आपके इस सेगमेंट से पहले मैं जो हमारी अपोजिशन की एक मेंबर थी, मैं उनकी बड़ी गुफ्तगू सुन रही थी। देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो सियासत में जो करप्ट एलिमेंट्स थे ना, उनका एंड ऑफ टाइम्स चल रहा है, और जब किसी की बका ख़त्म हो रही हो तो उनसे आप बका ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि एक हुकूमत जिसने पहला काम पाकिस्तान की तारीख में किया कि उन्होंने क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी शुरू की, और चीनी की रिपोर्ट का मंजरे आम पे आना, इस पे इन्वेस्टिगेशन को इनिशिएट करना, इस पे कमीशन बनाना, फिर एज इट इज उसमें जो नाम थे, जो हमारे से वाबस्ता नाम थे, उनको भी मंजरे आम पे लाना। इसका मतलब ये है दैट जी मुझे आपकी आवाज नहीं सही सुनाई दे रही, मैं कंप्लीट कर लूं। जी आपकी ठीक आ रही है सीमल। जी अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इसमें हमारी नीयत खुल के वाजे होती है कि हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ना सिर्फ इसकी ख्वाहिश नहीं रखते, हम प्रैक्टिकली भी ये कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें लिस्ट में जितने भी नाम आए, इसमें मेजॉरिटी ऑपोजिशन की है। चंद नाम जो हमारे में से थे, हमने उनके ऊपर भी पर्दापोशी नहीं की, ना आगे प्राइम मिनिस्टर साहब का या सीएम पंजाब का कोई इरादा दूर दूर तक नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये देखें, जो फिगर्स हैं वो तो हमें, और ये जो कहते हैं ना, जो अपोजिशन के जो हम बता रहे हैं 29 अरब ये पिछले 3-4 साल की स्टोरी है, इंक्लूडिंग हमारा टाइम।
हमारे टाइम में ये कोई 2.5 अरब के लगभग कह लें, चले 3 कह लें, बाकी सारी जो अमाउंट्स है, बाकी सारी जो फिगर्स हैं, कोई 27 अरब की, वो हमारी जो ये जो बड़ी जबरदस्त ऑपोजिशन है, जो बड़ा जबरदस्त आहो बका कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने चंद हमारी सफों में जो नाम थे उनके खिलाफ उनको पकड़े, भाई उनको तो उनके साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन जिसका जितना कसूर, जितना वॉल्यूम है, जी ये आपको यकीन है कि होगा? जिनका ताल्लुक हुकूमत से है उनके खिलाफ भी कुछ होगा? इसमें देखें सीमल, मेरी बात सुने, देखें क्यों नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपसे सवाल दोबारा, अगर हमारी मेरी बात सुने प्लीज। एक्चुअली मुझे आपके जो साथ पैनल में इनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही सीमल, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ जी, आप तब तक टेक्निकल आप कर लें, आप बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मुसर्रत साहिबा बोलिए, आप कुछ कह रही थी। जी मैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि देखें हम बड़ा क्लियर है इसमें, जो इस दफा की जो हुकूमत है, इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड हमारे सीएम, हम ये चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल, अगर हम पाकिस्तान जैसे हमारे जो स्लोगन्स आप गौर करें, नया पाकिस्तान, करप्शन फ्री सोसाइटी, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब क्रॉस द बोर्ड हम चीजों को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे और अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल नहीं होगी। इस दफा की हुकूमत का ये खासा है, आपको क्रेडिट देना है या नहीं वो एक अलग बहस है, लेकिन हम मेरिट यानी कि जो लोग परफॉर्म करेंगे वो पावर कॉरिडोर्स में रहेंगे, जो नॉन परफॉर्मर होंगे चाहे उन्होंने करप्शन नहीं भी की उनको हम साइड पे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, और ऐसी मिसालें नजर भी आई हैं, किसी ना किसी तरह ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे वो मैं बता देती हूँ, जो लोग किसी ना किसी तरह बाय डिफॉल्ट इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हो गए, क्योंकि ये सिस्टम जब से इस मुल्क में देखिए, वो जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो गौर करने की चीज है वो ये है कि शुगर माफिया आपका रूलिंग एलीट थी, वही लोग गवर्नमेंट्स में थे, वही लोग सीएम थे, वही लोग पीएम थे जिनकी शुगर मिले थी। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी रिलैक्सेशन, ये सारी मजेदार चीजें जो करप्शन को सपोर्ट करती थी, उन्होंने खुद की हुई थी। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर की कोई शुगर मिल रहा है या शुगर मिल रही है 2.5 हो, हुआ तो इस हुकूमत में भी ना। अब ऑपोजिशन की तरफ से एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है जिसका मैं आपसे जवाब लेना जरूर चाहूंगी। वो ये कह रहे हैं कि जिनको सब्सिडी दी गई उनका नाम तो आ रहा है, जिसने सब्सिडी दी उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ऑपोजिशन के दौर से बार बार जिक्र हो रहा है, तो फिर इस दौर में वजीर आजम से लेकर वजीर आला पंजाब तक सबके नाम आ रहे हैं बीच में, जिन्होंने सब्सिडी दी उनके बारे में तस्करा क्यों नहीं किया जा रहा, या उनके खिलाफ कार्रवाई का भी कोई प्लान है, या उनको अभी मंजर आम पर नहीं आई वो चीज, सिर्फ उसी पर फोकस किया जाएगा जिनको सब्सिडी दी गई? देखिए मैं आपको बताऊं होता क्या रहा, यहाँ पे जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती रही, उनको कुछ लोगों ने जो माजी में रूटीन में ये चीज, ये एक्सरसाइज जो हुई, जो हमारे दौर में भी अनफॉर्चुनेटली हो गई, ये रूटीन एक्सरसाइज थी कि ये तो होता ही रहा है, ये तो हो गया, ये सिस्टम ने उनको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमने चेक लगा दी है। अब जो लोग इसमें कल्प्रिट्स होंगे, जो लोग जिन्होंने इस फैसले को होने में सहूलतकारी का काम किया होगा, उनके नाम ना सिर्फ मंजरे आम पे आए हैं बल्कि उनको इंशाल्लाह ताला इस चीज के लिए फिक्स भी किया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की ये बात है कि जो जिस पे ऑपोजिशन ज्यादा, आप जरा गौर करें ना, ऑपोजिशन वावेला डाल क्यों रही है? वो इसलिए डाल रही है कि देखें इसमें हमारे तो 1 से 2 नाम है, तीसरा नाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इन लोगों ने अरब, कई 100 अरब, ये तो 3 सालों में अगर आपको 29 अरब का फिगर हम दे रहे हैं, बात वही हो गई कि ये तो सारी बात हो चुकी है, ये सब डिटेल्स आ चुकी हैं कि कितने अरबों हुए और क्या हुआ, वो बात हम कर चुके हैं। अब जो बात अगला स्टेप पे आ जाए ना, अब आगे निकलते हैं कि अब करना क्या है, कब कार्रवाई शुरू होगी, किस टाइम इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं, कोई डेट, कोई टाइमलाइन, कोई वक्त दिया जा रहा है कि इस वक्त तक हमने कार्रवाई शुरू करनी है, या अंडर सजेशन है, क्या तारीख दी जाएगी? क्योंकि अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये सारे क्रिमिनल्स के नाम, ये जिन्होंने कौम के पैसे 300 अरब लूटा है, चाहे वो हुकूमत के हैं चाहे वो अपोजिशन के हैं, वो चले गए लेके पैसे, उनसे वापस कैसे लिए जाएंगे, कब लिए जाएंगे, ये जवाब कब आएगा? यस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि सबसे पहले तो आई वांट टू करेक्ट यू कि अभी खाली बातें नहीं हो रही, ये जो मैं और आप जिस पे बात कर रहे हैं, ये सारे अमली इकदाम उठाए गए, तो आज हमको ये टॉपिक मिला दैट वी आर डिस्कसिंग इट। ओके, उसमें सबसे पहले तो ये कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होना एक प्रैक्टिकल स्टेप है, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू एक रिपोर्ट का आना प्रैक्टिकल स्टेप है। उसके बाद ये बड़े दावे किए गए कि ये रिपोर्ट छुपा दी जाएगी, आपके सामने ही है, आपके चैनल से बैठ के इन लोगों ने बड़े बड़े दावे किए गए कि कभी मंजरे आम पे नहीं आएगी, क्या वो आई कि नहीं,
वो आई। अगले भी जो स्टेप्स हैं, देखिए हर चीज की एक टाइम रिक्वायर्ड है ना, टाइम लाइन तो चाहिए है ना। हम अफरा तफरी में और हम पैनिक में तो इनके जो वावेला डालने से तो कुछ नहीं होगा। बेसिकली जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि इनके सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे और आप इसमें ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए गए हैं तो आज ये फिगर सामने आए हैं। और इसके एक सवाल आपसे, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स ही थे जिसके बाद ये मंजर आम पर रिपोर्ट आई और हम और आप डिस्कस कर रहे हैं और फिर आगे क्या होगा वो भी ऑब्वियसली वक्त बताएगा। लेकिन मुझे एक छोटी सी बात बताएगा, क्या ये हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब के सिग्नेचर के बगैर, की इजाजत के बगैर ये सब्सिडी दी गई हो? क्या ये हो सकता है चेयरमैन ईसीसी जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनको पता हुए बगैर ये सब्सिडी दी गई हो? तो क्या वो भी इस जुमरे में आएंगे, एहतसाब के जुमरे में आएंगे, या उस तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं? देखिए जो इसमें अब थोड़ा सा अपने सब्र से मेरा इसका आंसर लेना है। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें इनके जो सहूलतकार हैं, मैं बार बार लफ्ज़ यूज करी, उस सिस्टम के अंदर बैठे हैं। ये प्रैक्टिसेस ओवर द इयर्स चली आ रही थी, ठीक है। और पहले की जो सब्सिडी थी वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी थी बनिस्बत ये वाला जो हमारा टाइम है 1.5 साल का अरसा, ठीक है। अब उसमें हुआ ये कि इसी वजह से तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, इसी वजह से तो ये सारे हमने स्टेप लिए कि ये वो तमाम प्रैक्टिसेस जो माजी में होती आ रही थी हमारे टाइम में नहीं हो सकती। इसी वजह से तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे एक्शन लिया। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब इसमें वो तमाम लोग, वो तमाम नाम सामने आए भी हैं और फर्दर आएंगे भी, क्योंकि इसको इन्होंने रूटीन का जो एक उम्मीद करते हैं मुसर्रफ साहबा कि नाम चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो वज़ीर आला हो या कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, उसके नाम भी आएंगे और आ चुके हैं जो नाम ऑलरेडी उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां होंगी। बड़ी अच्छी बात है, हम ये दुआ करते हैं। आप ये कह रही हैं कि वो इन्वॉल्व नहीं है तो दैट डज नॉट काउंट। नहीं वो नहीं है, उसकी वजह ये है सिस्टम के अंदर ऐसा चल रहा था तो चलता रहा, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया, बिल्कुल सही। इस सिस्टम ने उनको सॉर्ट किया और प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी तो रिपोर्ट तो हमने भी पढ़ी है, उसमें जो जिक्र है प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम वाहिद इस दफा पाकिस्तान की तारीख में जो बिजनेस कम्युनिटी से जिसका ताल्लुक है, जो कारोबारी जिक्र कर रही है वज़ीर आज़म का, चलिए अगर आप कह रही हैं उसमें रिपोर्ट में जिक्र नहीं है, लेकिन उसमें वज़ीर आला पंजाब का जरूर जिक्र है कि उन्होंने ही ये मीटिंग चेयर की थी, उन्होंने फैसला दिया था। तो खैर उनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, जब भी कार्रवाई होगी तो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, चाहे वज़ीर आला पंजाब ही क्यों ना हो। एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालिक है, वो है कोरोना क्राइसिस। कोरोना क्राइसिस के ऊपर काफ़ी परेशानी आई है, लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, फिर स्मार्ट लॉकडाउन। आज क्या फैसला करने जा रहे हैं? क्या लॉकडाउन में आसानी होगी या मजीद सख्त किया जाएगा, क्योंकि लोगों का रवैया सामने आपके? देखें जी, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज वक्त ने ये साबित किया है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को जो ब्लेम किया जा रहा था हमारी अपोजिशन की तरफ से, ऑल्दो ये टाइम ब्लेमिंग का था ही नहीं, उन्होंने कंफ्यूज किया लोगों को, उन्होंने मिसगाइड, मिसलीड किया। देखें हमने जो भी स्टेप्स लिए वो आज साबित हुआ कि वो ठीक थे। मसलन देखें कर्फ्यू या कंप्लीट लॉकडाउन, याद रखें कि कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है, इसका इलाज नहीं है। हमने शुरू में जो पार्शियल लॉकडाउन किया था उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था कि हम टाइम थोड़ा सा लेना चाहते थे और नंबर ऑफ पेशेंट अचानक से ना बढ़ जाए, उसमें ये एक हद तक कंट्रोल कर सकता है, चेक लगा सकता है स्पीड को, इट्स स्पीड ब्रेकर यू कैन से। अब जो लॉकडाउन था, जब देखें अब 2 साल तक दुनिया की कोई इकोनॉमी, कोई सोसाइटी मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वो 2 साल तक अपने आप को बंद कर ले, चाहे आपके पास वसाइल लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि आज अनाउंस होना है ना। तो जी उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, मैं आपके अर्ज करूं कि इसमें हमने एहतियाती तदाबीर ही इसकी एक वाहिद अभी फिलहाल तक जो दुनिया समझी है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करते हुए अगर हम चीज़ों में रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी को ईज आउट करें, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अवाम का रवैया, मेरा आपका रवैया, कि अगर हुकूमत रिलैक्स कर रही है ताकि ज़िंदगी भी आगे बढ़ती रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम समझे कि कोरोना है नहीं। लॉकडाउन खत्म किया तो लोग जिस तरह से बाजारों में चढ़ दौड़े, उन्होंने कहा कि जी कोरोना शरोना नहीं है, कोरोना शरोना रियलिटी है। और इसमें तो ये भी आज साबित हो गया कि किसी एज ग्रुप को नहीं देखता, किसी कम्युनिटी को नहीं देखता। अबाउट दिस कि लोग ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वेल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने शामिल की में जो कि जरूरी भी था, कुछ बातें आपने मानी, कुछ नहीं मानी। बहरहाल ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वक्त बता देगा कौन सही और कौन गलत। बिल्कुल, और कब कार्रवाई होगी ये भी वक्त ही बताएगा, लेकिन इंटेंशन जो है वो है कार्रवाई की, तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव साइंस हैं जो कि हमें नजर आए। थैंक यू वेरी मच।
मच। और इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि सोशल मीडिया पर काफी कल टॉप ट्रेंड रहा, 5 पहले टॉप ट्रेंड्स जो थे ना वो यही थे कि हुआ क्या, ये क्यों हो रहा है, इस तरह हमारी सोसाइटी में ऐसे क्यों है कि झूठ, मुनाफकत, फिर उसके बाद जब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, फिर शादी, उसके बाद क्वेश्चनेबल सारा एटीट्यूड। मैं तो हैरान हूँ, आपको पता लगे कि बात किसकी हो रही है। ये कल हुआ जब शहरोज सब्जवारी और सदफ कमल ने अपने इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक ऑफिशियल हैंडल्स पर अपनी निकाह की तस्वीरें जो है वो पोस्ट की और कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया इंटेंशनली। आई डोंट नो, वो मे बी दे वांटेड टू अवॉइड लोगों के कमेंट या जिस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा था। बट अब देखिए, सोशल मीडिया किसी की जागीर तो है नहीं, फिर सब लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, आम लोगों ने ट्रेंड्स बनाए, ट्वीट्स किए, बात की है, बहुत ज्यादा बात उनकी तस्वीर शेयर की, मीम्स बनाई सबसे पहले। और फिर आपको याद होगा आज दिसंबर में, आज से करीबन 5-6 माह पहले, जब शहरोज सब्जवारी ने बाकायदा ये वीडियो बनाकर अनाउंस किया था कि मेरा सदफ कमल से कोई ताल्लुक नहीं है, दोस्त हैं। हाँ, बेचारी ने मेरे साथ सिर्फ काम किया तो आप उसको स्टैंप कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो बेचारी जो है अब मिसेस शहरोज बन गई। अच्छा, आपने ये कहा ना कि दिसंबर में वीडियो उन्होंने बनाई, फिर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाई, और कल हमने जब दोबारा ये जब सारी खबर बाहर आई है, जो ढूंढने की कोशिश की तो वो डिलीट हो चुकी थी। लेकिन सोशल मीडिया से आप हर जगह से वो डिलीट नहीं कर सकते, वो मिल गई। और उस वीडियो में यही उन्होंने कहा था कि मेरा कोई, जिस तरह से आपने बताया कि कोई इनसे ताल्लुक नहीं, जस्ट अ फ्रेंड है। और ये जस्ट अ फ्रेंड वाली टर्म इतनी ज्यादा नेगेटिव होती जा रही है कि वाकई जब आप कहते हैं जस्ट अ फ्रेंड, उसमें सच नहीं होता। अच्छा, क्योंकि एक और चीज, सिर्फ एक और चीज बड़ी अफसोसनाक है कि इसमें आपने झूठ बोला, मुनाफिकत की, जो कि वाकई गलत है। आप अगर तब भी सच बोलते एंड आप इस पर बात पे कहते कि जी मेरा जो पहली मेरी वाइफ थी सायरा, उनसे ताल्लुक अब नहीं है, उनको मैं बता चुका हूं, मैं मूविंग फॉरवर्ड हो रहा हूं और उसके बाद मैं एक शादी और करूंगा, जिससे भी करूंगा पता लग जाएगा, दैट वुड बी फाइन। लेकिन झूठ नहीं बोला। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, ये अपनी जब जिंदगी बहुत पब्लिक कर देते हैं, हर चीज पब्लिकली अनाउंस करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये जो लोग कहते हैं ना कि हमें जरूरत नहीं है इस पे कमेंट करने की, किसी की पर्सनल लाइफ है, पब्लिक फिगर की पर्सनल लाइफ नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, एक और ट्रेंड चल रहा था कल, हैशटैग सायरा के हवाले से लोग उसको क्वीन कह रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे, एंड इट वाज अ वेरी गुड एटीट्यूड फ्रॉम सायरा, जो वो खामोश रही और उन्होंने जो काम एंड कंपोजर, जो उनका जो इस पे तमाम इस पूरी एक्शन में जो उनका रिएक्शन था ना, वो बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल में कमेंडेबल है। हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बड़े कंपोजर के साथ देखा है, लोगों के जवाब भी उन्होंने दिए बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन फिर वही बात है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप अपने रिश्तों में सच्चे होंगे तो लोग भी आपके साथ होंगे। अगर आप झूठ बोलेंगे, गलत बयानी करेंगे, मुनाफिकत करेंगे, तो लोग, चाहे आप सही काम भी कर रहे होंगे ना, आप बाद में आप सही भी कर रहे होंगे, आप पकड़े जाएंगे। तो जी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलना है, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। उस बदनसीब तैयारे की बात करेंगे जिसमें 97 लोग इस दुनिया से चले गए। 97 लोग तो चले गए, लेकिन वो 97 बैकग्राउंड्स छोड़ गए, 97 फैमिलीज छोड़ गए, जो उनकी याद कभी दिल से नहीं भुला सकते। ट्रू। ऐसी एक फैमिली जो कि शहीद हुई, जिसमें सैयद फैजुल्लाह जवाद साहब की फैमिली थी, जिनमें उनकी बहन और 3 बच्चे शामिल थे, वो भी शहीद हो गए और अब उनकी तदफीन हो चुकी है शोहदा की। हम सैयद फैजुल्लाह जवाद साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब, पहले तो शुक्रिया वक्त देने के लिए। हम पूरी कौम हमारी इस गम में बराबर की शरीक है, क्योंकि हमारे भी एक बहुत ही करीबी सैयद अंसार साहब भी शहीद हुए थे इसी तैयारा हादसा में। आपकी फैमिली का जब सुना, आपसे बात हुई, तो हमने कहा कि हम आपसे बात करें, कुछ गम आपसे शेयर करें। क्या कहेंगे इस वाक़े पर आप? देखिए जी, सबसे पहले चीज़ तो मौत बराक है और अल्लाह ताला की जो मर्जी थी उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, कि किसी का भी कोई इख्तियार नहीं है। जो होना था हो गया, बहन चली गई, बच्चे चले गए, बहुत प्यारे बच्चे थे तीनों। मेरे बहनोई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उसकी तो पूरी फैमिली चली गई। मेरी इकलौती बहन थी, शी इज ना सिर्फ वो मेरे लिए सिर्फ छोटी उम्र के लिहाज से छोटी थी, मगर वैसे वो मेरी बड़ी बहन थी। जिंदगी के सारे मशवरे जो है वो इम्पोर्टेंट मशवरे में उससे लिया करता था। तो मेरी दोस्त थी, वो बेहतरीन दोस्त थी, बेहतरीन बहन थी। बस क्या कह सकते हैं। फिर सब जाने वाले का दुख तो हमेशा रहता है, और आपने पहली बात बिल्कुल ठीक की कि मौत बरहक है,
और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। लेकिन इस पूरे सानहे में, इस बदकिस्मत तैयारे के मुसाफिरों में के बाद जो एक सबसे तकलीफदेह अमल रहा, जिसकी बहुत कंप्लेंट्स भी आई, कुछ लोग, जाहिर है बड़ा मुश्किल और बड़ा तकलीफदेह था जब बॉडीज़ नहीं मिल पा रही थी। DNA प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगा। आपकी इस फैमिली को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, कितना टाइम लगा था बॉडी आइडेंटिफिकेशन में? और इस पूरे सिस्टम को जो लोग कह रहे थे कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्पेशल काउंटर्स नहीं है, एक तरफ तो ये गम और दूसरी तरफ फिर ये तमाम तकालीफ, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया सर। 22 मई को ये वाकया हुआ है, और क्योंकि लास्ट में मेरे इल्म में नहीं था कि मेरी बहन या बच्चों ने क्या कपड़े पहने हुए हैं, क्या किस तरह मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये सारी बॉडीज इस कदर जल चुकी थी कि उनको किसी चेहरे या किसी उससे पहचानना नामुमकिन था। अगले 23 तारीख को 23 मई को मेरे ब्रदर इन लॉ लाहौर से पहुंच गए थे। मैंने अपनी बहन की और मेरे बहनोई ने मेरी बहन की मैयत जो आइडेंटिफाई की, वो हाथ में रिंग से आइडेंटिफाई की, जो एक दिन पहले मेरे बहनोई ने मेरी बहन को तोहफा दी थी कि माँ के पास जा रही हो, खाली हाथ ना जाए। मैं साथ बताता जाऊं कि मेरी बहन जो है वो बेसिकली मेरी वालदा की तीमारदारी के लिए आ रही थी, उनकी सेहत बहुत खराब है। तो एक बहन की और एक बड़ी बेटी उसकी जो थी, जिसका नाम इनाया था, इन दोनों की बॉडी आइडेंटिफाई की हमने 23 तारीख को। जब 24 तारीख को बॉडी लेने गए हैं तो उस दिन समझ में आया है कि हो क्या रहा है। अनफॉर्चुनेटली 24 को गवर्नमेंट मशीनरी, स्पेसिफिकली द प्रोफेशनल गवर्नमेंट, नाइदर द फेडरल गवर्नमेंट, उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई सपोर्ट एक्टिविटी नहीं थी। जो कुछ किया है हमने अपने बलबूते पे किया है। कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, खुदा ना खास्ता मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि इस तरह मैं कहते हैं एक्सीडेंटल बॉडीज उठाता रहूं जी। क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन सी पुलिस डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा आपको डेथ सर्टिफिकेट किससे देना है, कोई प्रोसीजर डिफाइंड नहीं था। हर कोई इधर से उधर भगा रहा था। एक तो वो इश्यू सामने आए। दूसरी चीज जो मेजर प्रॉब्लम आई वो DNA सैंपलिंग के ऊपर। अगर आप ये पिछले 7-8 दिन की आप सारी न्यूज उठा के देखें, स्पेसिफिकली मिनिस्टर्स की और गवर्नमेंट अथॉरिटीज की, जो सिविलियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज की, तो वो टोटल वीक, दे आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। मैं और माय ब्रदर इन लॉ आरिफ फारूकी, हम कांटेक्ट में थे। एक इंफॉर्मेशन किसी सोर्स से मिली कि कराची यूनिवर्सिटी में DNA देना है। कराची यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूशन है, दैट्स अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो इस किस्म की एक्टिविटीज का इंस्टीट्यूशन नहीं है। ना जवाब साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया है कि एक प्रोसेस जो था वो बताया नहीं गया था प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका भी ये जिम्मेदारी थी कि वो तरीके से बताते कि कहाँ पर आपने जाना है, क्या सबमिट करना है, DNA में क्या प्रोसेस लगेगा। तो फिर जो बाकी आपके जो जानने वाले हैं, किसी के इस तरह से वाकया पेश आया, आपने बताया कि बहन और बेटी के आपको पता लगा था, बाकी 2 बच्चों को कितना वक्त लगा? और फिर इसमें लोगों की शिकायत भी आई है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना टाइम लगता है DNA में, तो फिर इस पर क्या? नहीं, मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए, जब ये सारी चीजें होने लगी तो फॉर्चुनेटली विद सम अदर रिसोर्सेज वी कम इन कांटेक्ट विद द फोरेंसिक डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, और वहां पे होते हैं डॉक्टर अशरफ ताहिर और डॉक्टर नासिर सिद्दीकी। दे हेल्प अस अ लॉट। और उनको किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी, कुछ नहीं थे। वो हम कांटेक्ट में हैं उनके थ्रू अवर रिसोर्सेज, और उन्होंने कहा जी हम हाजिर हैं, आप भेजिए, हम आपको कर दें। हमने उनको DNA सैंपल भेजे हैं PIE की फ्लाइट से। PIE पीपल सपोर्टेड अस। हमने DNA सैंपल पहुंचे हैं, लाहौर पहुंचे हैं, वो तकरीबन शाम 7 बजे उनको हमने हैंड ओवर किया है। और सेम रात को रात 3 बजे उनका फोन आ गया था कि जी सैंपल मैच्ड हो गए। जवाद साहब, इंतहाई माजरत, आपकी बात कंप्लीट होने से पहले ही कता कलामी करना पड़ रही है क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया कि आइडेंटिफिकेशन हो गई, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस था, सिस्टम था, वो सपोर्ट नहीं कर रहा था इस तरह के ट्रॉमा में फैमिलीज को डील करने। तो बेसिकली क्राइसिस मैनेजमेंट जो है उस पर काम करना होगा हमारी हुकूमत को, इस पर जरूरी काम है। जो भी ऐसा सिचुएशन आती है हमेशा ये प्रॉब्लम नजर आती है। बिल्कुल सही। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।